नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग खान सर के पॉकेट जी के जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि खान सर के पॉकेट जी के बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर खान सर के पॉकेट जी के बुक को पूरा कवर कराया जाएगा। जितना भी पेज है, जितना भी चैप्टर है, जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को, सभी चैप्टर को, सभी पेज को लाइन बाय लाइन यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बताइएगा कि आज के सेशन में हम लोग को कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। हमको ज्ञात है कि हम लोग प्रस्तावना से जो है स्टार्ट करना है, यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना से स्टार्ट करना है। और आगे जो है हम लोग आज के सेशन में संघ एवं राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन देखने वाले हैं। यानी आज के सेशन में हम लोग का आर्टिकल भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। यानी भाग 1 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 आर्टिकल आता है। 1, 2, 3, 4 चारों आर्टिकल को देखेंगे और इस भाग के अंतर्गत जो जो पॉइंट जो है देखने को मिलता है, सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बतला दूं, जो लोग न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए ये जो बुक है रामबाण साबित होने वाला है। इस बुक का आप लोग तुलना जो है बिहार में जो 1275 दरोगा का वैकेंसी निकला था उससे कर लीजिए। आप लोग को लग जाएगा कि नहीं, ये बुक जो है अपने आप में रामबाण साबित होने वाला है, चाहे किसी भी एग्जाम का आप लोग तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। तो चलिए, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग भी इस बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतला रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन में करिए और जो मैं पॉइंट बतला रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए सभी लोग फुल स्क्रीन में इस वीडियो को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोगों को जिससे कि जानकारी होगा कि पीछे के सेशन में हम लोग 4 पॉइंट तक देख चुके हैं और आज के सेशन में जो देखना था ये 5 नंबर का पॉइंट देखना है। यानी हम लोग क्या देखेंगे आज के सेशन में, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या देखेंगे। ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग आर्टिकल स्टार्ट कर देंगे। यानी पहला जो आर्टिकल स्टार्ट होगा, पहला जो भाग स्टार्ट होगा, ये संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। यानी 6 नंबर क्या पढ़ने वाले हैं, तो संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। तो पूरा हम लोग जानेंगे कि राज्य का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किसके माध्यम से हुआ, तो सारा जानकारी हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको ताकि जो है आप लोग को पूरा जो है क्लियर तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो उद्देश्य में देखिएगा यहाँ पर तो लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग जो है उद्देश्य में पढ़िएगा। उसके बाद चलिए हम लोग अब पॉइंट याद रखते हैं। पॉइंट जो है कौन कौन से पॉइंट आप लोग को याद रखना है उद्देश्य से रिलेटेड। तो प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य का प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का प्रारूप जो है BN राव द्वारा तैयार किया गया था। सर्वणशील समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि ये 3 शब्द जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड शब्द है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आप लोग बताइएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो उससे पहले एक नोट में आप लोग याद रखिएगा, प्रस्तावना में मात्र एक अभी तक संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उससे ना पहले हुआ था और ना अब तक हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ था, वो कौन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए हम लोग प्रस्तावना के मुख्य विशेषताएं हम लोग समझते हैं कि प्रस्तावना का विशेषता क्या है।
तो सबसे पहले में हम लोग देख लेते हैं पॉइंट में। तो संविधान का स्रोत जानता है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यह है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया है और जो है स्वीकृत किया। दूसरा पॉइंट में देखिएगा लिखा गया है संविधान के उद्देश्यों को की घोषणा, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है भारत की प्रकृति। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और जो है गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। अगला पॉइंट है संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और अधिनियम व आत्मसमर्पित करने का उल्लेख है। तो ये भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है सभी पॉइंट को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से और जो है पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा प्रस्तावना के तत्व। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, समस्त शक्तियों का स्रोत तो जनता या भारत के लोग। उसके बाद राज्य व्यवस्था का स्वरूप तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद राज्य व्यवस्था के उद्देश्य तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। ये सभी पॉइंट को याद रखना है। संविधान स्वीकार किया गया कब, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है। केवल एक बार ही हुआ है, 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए थे इसके माध्यम से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सारा पॉइंट क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग फिर से जो है इसके थोड़ा बहुत पॉइंट याद रखते हैं। तो प्रस्तावना का महत्व, तो प्रस्तावना का महत्व में देखिएगा तो प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले आप लोग देखिएगा तो बेरू बारी बनाम भारत संघ, जो ये 1960 में मामला चला था। ये सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग नहीं माना था। उसके बाद आया अगला जो यहाँ पर संघ बना था, ये गोलकनाथ बाद 1976 का रिपोर्ट आया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले को उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। परंतु केशववाद भारतीय बनाम केरल राज्य जो संघ चला था 1973 ईस्वी में, मामले में उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में, इसके मामले में क्या कहा कोर्ट ने, तो कहा पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंतरिम हिस्सा है। उसके बाद अगला रिपोर्ट आता है रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993 ईस्वी में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए क्या कहा, तो कहा प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि की शक्ति का स्रोत निर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। उसके बाद कहा कि उसके बाद अगला जो कमेटी था इसका नाम था SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्वलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, तो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन आप लोग याद रखिएगा। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पंडित ठाकुर दास बारघव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद अगला आप लोग याद रखिएगा
पालकी वाला के अनुसार, तो पालकी वाला के अनुसार उद्देश्य का संविधान का परिचय पत्र है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कि एम मुंशी के अनुसार क्या कहा गया था, तो प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है या राजनीतिक जनपत्री कहा इसको, ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, कंटिन्यू याद करते हैं। तो हम लोग आगे के पॉइंट में यानी आगे के इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन के बारे में देखने वाले हैं। यानी यहाँ से हम लोग का भाग स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग को सभी आर्टिकल को, एक एक आर्टिकल को आई होप कि पूरा बेहतरीन तरीके से समझते चलना है आप लोग को। मैं आप लोग को प्रयास करूँगा कि अपने भाषा में भी समझाने का प्रयास करूँगा। यानी किताबी भाषा को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो हम जानते हैं उसके माध्यम से भी आप लोग को बतलाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए किताबी भाषा और जो अपने से समझ के अगर कोई व्यक्ति बतलाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, यानी याद जो है बहुत पहले हो जाता है किताब के मामला में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाग वन के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आ जाएंगे, तो अनुच्छेद 101 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो भाग वन को किस नाम से जानते हैं, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो है बात कहाँ बतलाया गया है, तो अनुच्छेद 1 में बतलाया गया है। तो यूनियन ऑफ स्टेट का बात आर्टिकल 1 में किया गया है। यानी जो भारत है ये राज्यों का संघ है, यानी सभी राज्यों मिलकर ही भारत है। तो सभी राज्यों को मिला दीजिएगा तो इसी को भारत कहेंगे। यानी यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत जो है ये राज्यों का संघ है। तो ये बात यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 में बतलाया गया है। भारत जो है कोई अलग से नहीं है, ये सभी राज्यों को मिलाकर ही इसी को भारत बोलते हैं। यानी यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ यानी भारत। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो इसे आप लोग अपने भाषा में याद रखिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा सिक्किम जो राज्य है ये हमारा जो है क्या था, हमारा अंग नहीं था। यानी ये हम लोग के देश में शामिल पहले नहीं था। तो ये कब आया था, तो ये तो सभी लोग को जानकारी होगा कब आया था। तो ये जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही आया था। तो आर्टिकल 2 का क्या कहता है, तो आर्टिकल 2 कहता है मान लीजिए कोई भी विदेशी भूमि को अपने देश में सम्मिलित करना होगा तो आर्टिकल 2 के मदद से ही आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 2 में। तो आर्टिकल 2 में आप लोग को सिंपल याद रखना है कि विदेशी भूमि को अपने देश में शामिल करना आर्टिकल 2 के माध्यम से ही कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 अनुच्छेद जो है 3 आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे वर्तमान राज्य है देश के अंदर जितने भी राज्य है उस राज्य के नाम परिवर्तन करना, उसके सीमा परिवर्तन करना, उसको 1 से तोड़कर 2 बनाना, 2 को मर्ज करके 1 बनाना, ये सभी प्रक्रिया जो है आर्टिकल 3 में कहा गया है। तो आर्टिकल 3 में आप लोग को इतना पॉइंट याद रखना है। तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सब जो है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल 4 आप लोग याद रखिएगा, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, अनुषंगिक और प्रामाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि। तो ये जो है आर्टिकल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है भाग नंबर 1 से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग नंबर 1 है, तो इससे संबंधित हम लोग पॉइंट याद रखते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये नहीं कि 3 आर्टिकल है 4 आर्टिकल है तो 4 आर्टिकल ही केवल यहाँ से आप लोग को याद रखना है, नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग कब हुई। सबसे पहले तो भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर 3 राज्यों बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया था। कांग्रेस के अनुसार सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विधि भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन संचालित हुए। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्र भारत के गठित आयोग, तो इसके धर आयोग कब गठित हुआ था, तो जून 1948 में। जेवीपी कमीशन कब गठित हुआ था, तो दिसंबर 1948 ईस्वी में। फजल अली आयोग 1953 ईस्वी में गठन हुआ था इसका, और राज्य पुनर्आयोग का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसके धर आयोग का गठन भाषा के आधार पर मांग जो है आधारहीन बताया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बताया था, एक बार फिर से पढ़िएगा। इसके धर आयोग का गठन हुआ और ये क्या बताया था,
तो ये बताया था भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जेबीपी आयोग दिसंबर 1948 में इसका गठन होता है और ये कहता है कांग्रेस में जयपुर अधिवेशन में धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, यानी यहाँ पर देखिएगा जवाहरलाल नेहरू से जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर पी से पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन किया गया। इसी को हम लोग शॉर्ट में जेबीपी आयोग बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा अप्रैल 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई इसमें इसने भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग को खारिज किया। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आंध्र प्रदेश का गठन, तो आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, आप लोग याद रखिएगा। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर नवीन राज्यों की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु की 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। मजबूर होकर अक्टूबर 1953 ईस्वी में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित करना पड़ा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। आप लोग इसको याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग जिसे कहते हैं, तो इसका गठन दिसंबर 1953 ईस्वी में होता है। अध्यक्ष फली अली एवं सदस्य जो है यहाँ पर देख सकते हैं के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू थे। रिपोर्ट प्रस्तुत की तिथि जो था ये दिसंबर 1955 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत किए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में आता है। इसके द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से क, ख, ग व घ श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को जो है समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा वो कौन कौन से राज्य हैं जो जिसका गठन कब कब और तो यहाँ पर देखिएगा वो कौन कौन से राज्य और इसका गठन जो है कब कब हुआ था। तो सभी राज्य का गठन आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ पर राज्य का नाम लिखा गया है, यहाँ पर जो है गठन वर्ष लिखा गया है और यहाँ पर विशेष तथ्य लिखा गया है। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है, कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को मद्रास राज्य से अलग करके इसका गठन किया गया था। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सभी राज्यों को याद कर लेना है। केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, जितना भी पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है सभी पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ आज के सेशन में इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट आप लोग के मन में डाउट चल रहा है, जो भी पॉइंट से रिलेटेड, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना मैं पॉइंट बताया हूँ आज के सेशन में बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये सेशन छोटा था लेकिन इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो एक बार सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा जाता है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग प्रस्तावना भी पढ़ चुके हैं और पहला भाग भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार अपने से रिवीजन करिएगा। एक बार अपना से रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोग के दिमाग में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सेट होने लगेगा। तो आप लोग एक बार अपने से रिवीजन करिएगा। यदि आपके पास इसका बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पर एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। उस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है कि पीडीएफ आप लोग को किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो उस वीडियो को देखकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।